इधर से करंट गया, इधर से करंट गया, इधर से करंट निकला, तो इस दोनों करंट का जो सम है दैट इज इक्वल टू आई ई। तो आई ई तो सबसे ज्यादा होगा। बेस करंट में नंबर ऑफ होल्स बहुत कम होता है। 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया तो दो चार ही एब्जॉर्ब हुआ, सारा इलेक्ट्रॉन तो कलेक्टर में पहुंच गया। तो नेचुरल है कि सबसे ज्यादा किस में होगा, इमिटर में, उससे कम कलेक्टर में, और सबसे कम किस में होगा, बेस करंट। यही तो है। ऑब्वियस है कि आप ऐसे सोचिए ना कि अगर सर्किट वाइज सोचिएगा तो 100 इलेक्ट्रॉन इधर गया, इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन इधर से होकर के इधर आ गया, और इधर 95 गया, और 95 भी इधर से घूम के यहाँ पर आ गया। तो इस ढंग से सोचिए, फिर 100 गया, इसमें इधर गया, तो इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो नेचुरल है कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गया, इस ढंग से हुआ। क्लियर है? अब बात एक चीज हम ये जानना चाहते हैं कि क्या अल्फा बीटा में कोई रिलेशन है या नहीं है, वो तो अलग बात है, हो तो जरूर सकता है भाई। और अगर अब हम यहाँ पर इसको देखें तो क्लियर है कि आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, या इसी को लिख सकते हैं डेल्टा आई ई इक्वल टू डेल्टा आई सी प्लस डेल्टा आई बी। इसमें हम देख रहे हैं अल्फा बेटा दोनों में आई सी तो है ही। तो ऐसा अगर करें कि आई सी से डेल्टा आई सी से डिवाइड कर दें, तो ये डेल्टा आई ई अपॉन डेल्टा आई सी इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा आई बी अपॉन डेल्टा आई सी, और इसी को लिख सकते हैं 1 अपॉन डेल्टा आई सी बाय डेल्टा आई ई इक्वल टू 1 अपॉन डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। और ये तो देखा देखा चीज है, और ये भी देखा देखा चीज है, और इसी को लिख सकते हैं 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय बीटा। और इसी को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 बाय बीटा, और यहाँ पर 1 माइनस अल्फा बाय अल्फा इक्वल टू 1 बाय बीटा, इसलिए बीटा इक्वल टू अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा। और आप देखिएगा कि एक तो ये रिलेशन ही आपको क्वेश्चन के रूप में दिखेगा, साथ साथ में ये भी हो सकता है कि अल्फा दिया हुआ हो, बीटा आपसे पूछ दे, बीटा दिया हुआ हो, अल्फा पूछ दे, और इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन देखें कि बीटा इक्वल टू 70 फाइंड अल्फा। तो नेचुरल है कि यहाँ पर बीटा है अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा, और बीटा 70 है इक्वल टू अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा, और इसी को लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू 70 माइनस 70 अल्फा, एंड दिस इज 71 अल्फा इक्वल टू 70, इसलिए अल्फा इक्वल टू 70 बाय 71, और डेफिनेटली लेस देन 1 तो होना ही चाहिए। सही है। अब इसी में और भी है कि मान लीजिए कि डेल्टा आई सी आपको दिया हुआ है, डेल्टा आई बी आपको दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि अल्फा का वैल्यू बताइए।
तो सबसे पहले डेल्टा आईसी और डेल्टा आईबी से आप बीटा निकाल लिए, बीटा से आप अल्फा निकाल सकते हैं इस रिलेशन से। ये भी कर सकते हैं कि ये डेल्टा आईसी और डेल्टा आईबी आपको पता है, तो डेल्टा आई तो इस रिलेशन से निकाल सकते हैं, और अल्फा इक्वल टू डेल्टा आईसी बाय डेल्टा आईबी ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? और इसी पर आप देखिएगा कि ज्यादातर क्वेश्चन आपको बुक में अवेलेबल होगा, जो मिलेगा। इसको पहले नोट कर लीजिए। हो गया? हो गया ना? अब सीआरक्यू में देखते हैं इस पर कोई क्वेश्चन होगा। और क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 27। ट्वेंटी सेवन में क्या कहता है? कहता है ए चेंज ऑफ 8 मिली एम्पियर इन द इमीटर करंट, मतलब चेंज इन इमीटर करंट दिया हुआ है, डेल्टा आई ई दिया हुआ है 8 मिली एम्पियर। A change of 8 मिली एम्पियर in the emitter current brings a change of 7.9 मिली एम्पियर in the collector current। मतलब कलेक्टर करंट में जो चेंज है वो 7.9 मिली एम्पियर है। और ये चीज अगर हमको पता है तो चेंज इन बेस करंट भी तो निकाल ही सकते हैं, क्योंकि आई ई इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, और चेंज के हिसाब से सोचते हैं डेल्टा आई ई डेल्टा आई सी प्लस डेल्टा आई बी, और ये हो जाएगा 8
इक्वल टू 7.9 प्लस डेल्टा आई बी, इसलिए डेल्टा आई बी इक्वल टू 8 माइनस 7.9 मतलब 0.1 मिली अम्पेयर। अब हमको तीनों करंट मिल गया, तो जो पूछना चाहे पूछ ले, हम बना देंगे। तो कहता है पहला में, हाउ मच चेंज इन द बेस करंट इज रिक्वायर्ड टू हैव द सेम चेंज 7.9 मिली अम्पेयर इन द कलेक्टर करंट। तो पहला तो यही हो गया कि भाई चेंज इन बेस करंट 0.1 मिली अम्पेयर होना चाहिए। और दूसरा चीज ये कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। अल्फा है डेल्टा आई सी बाय हाँ, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई। दिस इज 7.9 बाय 8, 79/80, यही तो अल्फा है। और अगर बीटा लिखना चाहते हैं तो डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। डेल्टा आई सी 7.9, डेल्टा आई बी 0.1, and this is 79, and this आंसर सही है, नोट कर लीजिए। फालतू वाला बात कर रहा है, अल्फा और बीटा का यूनिट ढूंढ रहा है। अरे दो करंट का रेशियो है तो क्या यूनिट उसका होगा? अल्फा हो या बीटा हो, वो तो दो करंट का यूनिट है ना भैया, दो करंट का रेशियो है। हो गया। अब ट्रांजिस्टर ऑब्वियस है कि इतना मेहनत करके ट्रांजिस्टर जब बनाए हैं कि दो सिमिलर सेमीकंडक्टर के बीच में एक डिसिमिलर सेमीकंडक्टर को सैंडविच करके हम एक ट्रांजिस्टर बनाए हैं, तो इसका कुछ ना कुछ काम तो करता ही होगा, तभी तो बनाए हैं। अने तो फेंक दिए होते, नहीं भी फेंकते तो पढ़ने क्यों जाते भैया? तो ये जो ट्रांजिस्टर है, ये मेनली तीन काम कर सकता है। एक तो ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर के तरह काम होता है। ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर की तरह काम करता है। और एम्पलीफायर आप जानते हैं, एम्पलीफायर का सिंपल और जनरल मतलब क्या है कि अगर इनपुट सिग्नल
स्मॉल भी हो, लो भी हो, तो जो आउटपुट सिग्नल मिलेगा वो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलेगा। और ट्रांजिस्टर ये काम कर सकता है कि अगर इनपुट सिग्नल लो भी है या जो भी इनपुट सिग्नल है आप जब उसको भेजिएगा तो आउटपुट सिग्नल एम्प्लीफाइड वे में मिलेगा। अगर करंट के हिसाब से सोचिएगा तो स्मॉल करंट अगर भेजिएगा तो आउटपुट में आपको एक स्ट्रॉन्ग करंट मिलेगा। अगर लो वोल्टेज भेजिएगा एज एन इनपुट सिग्नल तो आउटपुट जो मिलेगा वो हाई वोल्टेज सिग्नल मिलेगा। मतलब ये कि कोई भी इनपुट अगर हम भेज रहे हैं ट्रांजिस्टर में तो ये ट्रांजिस्टर इस लो इनपुट को हाई इनपुट में कन्वर्ट कर सकता है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर की तरह काम कर सकता है। आगे हम लोग देखेंगे कि ट्रांजिस्टर एक्चुअली स्विच की तरह भी काम करता है। स्विच की तरह काम करता है मतलब कि कभी करंट भेजेगा और कभी नहीं भेजेगा। जब करंट भेज दिया तो समझिए स्विच ऑन हो गया। जब करंट नहीं भेजेगा उसका कंडीशन अलग है कि कब भेजेगा कब नहीं भेजेगा वो बाद की बात है। लेकिन अगर करंट भेज दिया तो मतलब कि स्विच ऑन पोजीशन में है और करंट नहीं भेजा मतलब स्विच ऑफ पोजीशन में है। मतलब कि ट्रांजिस्टर एक स्विच के तरह भी काम कर सकता है। और तीसरा बात ये कि ट्रांजिस्टर एक ऑसिलेटर के तरह भी काम करता है। ट्रांजिस्टर एक ऑसिलेटर के तरह काम करने का मतलब ये नहीं हुआ कि जहां ट्रांजिस्टर रखे वो अपने जगह पर उछल कूद करने लगा। इसका मतलब ये नहीं है। ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर के तरह काम करता है इसका मतलब ये है कि अगर हम इनपुट सिग्नल भेजें तो उस कंडीशन में जो आउटपुट सिग्नल मिले वो आउटपुट सिग्नल कंटिन्यूअसली हमको एक ऑसिलेटिंग सिग्नल मिले। और ऐसा अगर हो सकता है कि इनपुट सिग्नल, बल्कि एक्चुअल बात तो ये है कि बिना एक्सटर्नल इनपुट दिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे इस बात को और कैसे उस पर भी डिटेल में बात होगी, बिना कोई एक्सटर्नल इनपुट दिए ये जो ट्रांजिस्टर है वो एक ऑसिलेटिंग आउटपुट सिग्नल कंटिन्यूअसली उससे मिलते रहता है विदाउट सप्लाइंग एनी एक्सटर्नल एक्सटर्नल without supplying any external input to the transistor। एक ऑसिलेटिंग आउटपुट सिग्नल हमेशा ट्रांजिस्टर से मिल सकता है और मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर एक ऑसिलेटर की तरह काम करता है। तो सबसे पहला बात करते हैं कि ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। तो ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। तो पहला बात तो हम लिख देते हैं कि मान लीजिए कि कोई सिंपल भाषा में इसको समझते हैं कि यहाँ पर कोई एम्पलीफायर है और इसमें अगर हम
कोई इनपुट सिग्नल भेज रहे हैं, इस ढंग का एक इनपुट सिग्नल अगर भेज रहे हैं, इनपुट सिग्नल अगर भेज रहे हैं तो आउटपुट मिलेगा, और ये जो आउटपुट सिग्नल मिलेगा वो एक एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल मिलेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अगर आप करंट भेज रहे हैं एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो ये आउटपुट करंट मिलेगा इस ढंग से एम्पलीफाइड वे में एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। और ये ट्रांजिस्टर कर सकता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर वर्क्स एज एन एम्पलीफायर। लेकिन पहला बात हम समझते हैं कि आखिर ये ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह कैसे काम कर सकता है? आखिर कौन सा इंटरनल मैकेनिज्म है जिससे कि ये एम्पलीफायर की तरह काम कर सकता है? तो इसमें पहला सेंटेंस जो लिख लेते हैं कि इन केस ऑफ एम्पलीफायर the input is always supplied through base, through base. Input is always supplied through base. और दूसरा एक चीज और कि in case of amplifier the output from transistor is always observed from कहां से? कलेक्टर। मतलब बेसिक बात हम जो दिमाग में रखेंगे वो ये कि ट्रांजिस्टर जब भी एम्पलीफायर के तरह काम करेगा तो इनपुट जो देंगे हम वो बेस से देंगे, और आउटपुट जो ऑब्जर्व करेंगे वो कलेक्टर से ऑब्जर्व करेंगे। इसी बात को रिवर्स वे में भी बोल सकते हैं कि जब भी हम इनपुट बेस से देंगे तो जो आउटपुट मिलेगा वो एक एम्पलीफाइड आउटपुट मिलेगा। और ऑब्वियस है, इसको ऐसे भी आप जानते हैं कि बीटा इज इक्वल टू डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। इसी को तो हम करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं, अब क्लियर हो गया कि जो आउटपुट मिल रहा है वो इनपुट के रिस्पेक्ट में किस फैक्टर से ज्यादा मिल रहा है, वही फैक्टर बीटा है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। और ये बात हम जानते हैं कि बीटा का वैल्यू हमेशा 50 या उससे ज्यादा होता है। इसीलिए आप कह सकते हैं डेल्टा आई सी इक्वल टू डेल्टा आई बी। और अगर हम इनपुट में मान लीजिए कि एक करंट का सिग्नल 1 एम्पेयर का भेजे, हालांकि वो नॉर्मली माइक्रो एम्पेयर में होता है, लेकिन समझने के लिए अगर हम इनपुट सिग्नल बेस के थ्रू करंट सप्लाई किए 1 एम्पेयर, तो जो आउटपुट सिग्नल हमको मिलेगा वो बीटा टाइम्स द इनपुट सिग्नल मिलेगा। और बीटा का वैल्यू 50 से ज्यादा होता है, मतलब आउटपुट सिग्नल जो मिलेगा
वो डेफिनेटली इनपुट सिग्नल का 50 गुना, 100 गुना, 70 गुना, 80 गुना मिले। इसी को तो हम बोलते हैं कि वीक सिग्नल भी भेजे तो आउटपुट में हमको स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलता है, और इसी को तो हम एम्प्लीफिकेशन बोलते हैं। और ये ट्रांजिस्टर कर सकता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि ट्रांजिस्टर वर्क्स एज एन एम्पलीफायर। ये तो मैथमेटिकल बात हुआ। लॉजिकल बात आप ऐसे सोचिए कि मान लीजिए कि एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर इस ढंग से है, ये इमिटर है, ये बेस है, और ये कलेक्टर है, इस ढंग से। सही है? सिंपल वे में सोचिए इसको। इमिटर से मान लीजिए कि 1000 इलेक्ट्रॉन्स गया, इमिटर से 1000 इलेक्ट्रॉन्स गया या नहीं भी गया, वो बात की बात है। हम एक्चुअली इनपुट जो भेज रहे हैं वो चूंकि बेस के थ्रू भेज रहे हैं, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम कहते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन इस इस बेस में एब्जॉर्ब हुआ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ होल, सही है, या 5 इलेक्ट्रॉन अगर इस बेस में एब्जॉर्ब हुआ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ होल, तो 1000 इलेक्ट्रॉन्स में एक्चुअली 995 इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर में गया। लेकिन जो 5 इलेक्ट्रॉन यहां पर एब्जॉर्ब हुआ, तो उसके कारण ये बेस पहले न्यूट्रल था, 5 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो गया, तो दिस बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, दिस बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। तो नेचुरल है कि अब जब ये निगेटिवली चार्ज हो गया, तो अब अगला ट्रिप में इससे 1000 इलेक्ट्रॉन तो क्रॉस नहीं करेगा। अब अगर मान लीजिए कि 500 इलेक्ट्रॉन इसमें गया, इस इलेक्ट्रॉन के एब्जॉर्प्शन के कारण बेस चूंकि निगेटिवली चार्ज हो गया, तो अब पूरा पूरा तो जाएगा नहीं, कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जाएगा। और कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए 1000 से 500 हो गया, और मान लीजिए 10 इस बार एब्जॉर्ब हो गया और नेगेटिवली चार्ज हो गया, तो यहां पर कितना पहुंच रहा है? 490 इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर पर। अब 10 जब एब्जॉर्ब हो गया, तो अब 500 भी नहीं जाएगा, अब 100 इलेक्ट्रॉन गया। और 100 इलेक्ट्रॉन जब गया, तो मान लीजिए इस बार 20 एब्जॉर्ब हो गया, तो इसमें पहुंचा कितना? 80। ध्यान दीजिए, बेस में इलेक्ट्रॉन्स का एब्जॉर्प्शन 5 है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ। तो कलेक्टर में करंट, ये कलेक्टर में इलेक्ट्रॉन्स कितना पहुंच रहा है? 995। बेस में इलेक्ट्रॉन 10 हुआ, तो कलेक्टर में करंट, ये इलेक्ट्रॉन्स सीधे सीधे 995 से 490 पहुंच गया। एक लार्ज चेंज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग टू द कलेक्टर टेक्स प्लेस। जबकि यहां पर बेस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5 से 10 हुआ चेंज, चेंज सिर्फ 5 का हुआ, लेकिन कलेक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहा है उसमें चेंज लगभग 500 हो गया। अब बेस में मान ली 5 से 10, 10 से 20 इलेक्ट्रॉन कर दिए, तो चेंज इन यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ कितना हुआ? 10 से 20 के 10 ही हुआ है। तो कलेक्टर में पहुंचने वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है सीधे 490 से 80 पहुंच गया, मतलब 410 का चेंज आ गया। मतलब कि a small change in the number of electrons in the base leads to a large change in
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कलेक्टर। ये तो इलेक्ट्रॉन वाइज सोचे। अगर हम करंट वाइज सोचे तो एक स्मॉल चेंज इन द बेस करंट लीड्स टू ए लार्ज चेंज इन कलेक्टर करंट। जब भी बेस में एक स्मॉल चेंज ऑफ करंट होगा तो कलेक्टर में एक लार्ज चेंज इन करंट होगा। इनपुट अगर हम बेस से भेजें तो ऐसे स्थिति में अगर बेस में चेंज इन करंट स्मॉल भी हुआ, मतलब इनपुट सिग्नल अगर वीक भी हुआ, तो आउटपुट सिग्नल अगर कलेक्टर से ले तो आउटपुट सिग्नल स्ट्रॉन्ग मिलेगा। मतलब कि इनपुट सिग्नल इज एम्पलीफाइड विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर। और किस फैक्टर से एम्पलीफाई होगा वो तो बीटा पर डिपेंड करेगा। डेल्टा आई सी बाय डेल्टा आई बी का क्या रेशियो है। और यही बेसिक कंसेप्ट है बिहाइंड द वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। ऐसे करो, ऐसे करने से काम नहीं चलेगा, ऐसे करो। हाँ, नोट कर लीजिए। इस पर अभी सर्किट डायग्राम बना करके इसका और थोड़ा डिटेल देखेंगे। हो गया।
अगर हम इसके सर्किट डायग्राम को देखें, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम अगर हम बनाएं तो एक रेजिस्टेंस है, इसको इनपुट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। यहाँ पर एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है और ये कलेक्टर है, ये इमिटर है और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि एक इनपुट सिग्नल यहाँ पर हम भेज रहे हैं, दिस इज कह सकते हैं इनपुट सिग्नल, और चूंकि ये बेस है, ये इमिटर है, फॉरवर्ड बायस्ड होगा, ऐसे बैटरी को हम कनेक्ट कर रहे हैं और ये VB है और चूंकि ये कॉमन इमिटर एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया, ये एनपीएन तो है ही, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और यहाँ से जो है इसको हम आउटपुट रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिए और इसको रिवर्स बायस होना है, ये एन टाइप का है, तो पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ऐसे VC हो गया, ये RL है, यहाँ पर आउटपुट मिल रहा है। इनपुट सिग्नल थ्रू बेस से अगर हम सप्लाई कर रहे हैं एंड दिस इज डेल्टा IB, यहाँ से डेल्टा IE और यहाँ से डेल्टा IC, तो नेचुरल है कि अगर हम यहाँ पर इनपुट वोल्टेज के विषय में बात करें तो इनपुट वोल्टेज हो जाएगा VI, इसको कह सकते हैं, या इसी को VBE भी कह सकते हैं कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज अवेलेबल है उसी को VBE भी बोल सकते हैं, इनपुट वोल्टेज है। And this is equal to delta IB, input current, into input resistance RBE, और आउटपुट यहाँ से मिल रहा है डेल्टा IC, आउटपुट करंट है, RL आउट लोड रेजिस्टेंस है। तो आउटपुट वोल्टेज का अगर बात करें तो V0 इक्वल टू डेल्टा IC इंटू RL, इसलिए वोल्टेज गेन का अगर बात करें तो वोल्टेज गेन होता है आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, और इसी को अगर लिखना चाहते हैं तो डेल्टा IC RL अपॉन डेल्टा IB इंटू RBE, और हम जानते हैं कि जो डेल्टा IC बाय डेल्टा IB है दैट इज बीटा RL अपॉन RBE, इसलिए वोल्टेज गेन जब निकालना हो तो इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, और इस बीटा को करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर या इसी को करंट गेन भी बोलते हैं। करंट गेन मतलब बीटा मतलब आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट, और अगर हम पावर गेन के विषय में बात करें तो
पावर गेन सीधा होगा वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन, और वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन अगर कर दें तो ये हो गया बीटा स्क्वायर आर एल अपॉन आर बी ई। और एक टर्म और डिफाइन होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांस कंडक्टेंस। इसको सुन करके टेंशन में मत आइए। ट्रांस कंडक्टेंस का मतलब है ट्रांजिस्टर का कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। तो ट्रांस कंडक्टेंस in a transistor is defined as the change in output current per unit, आप कह सकते हैं पर यूनिट चेंज इन इनपुट वोल्टेज, पर यूनिट चेंज इन VI भी यहां लिख सकते थे, पर यूनिट चेंज इन इनपुट वोल्टेज इज नोन एज ट्रांस कंडक्शन। करंट बटा वोल्टेज तो 1 अपॉन रेजिस्टेंस हुआ, और उसी को क्या बोलते हैं ट्रांस कंडक्टेंस। मतलब ट्रांस कंडक्टेंस को याद रख सकते हैं, दिस इज डेल्टा IC अपॉन VBE। इनपुट वोल्टेज कहिए या बेस इमिटर वोल्टेज कहिए, इसको नोट कर लीजिए पहले।
हो गया। ट्रांस कंडक्टेंस GM इक्वल टू डेल्टा IC अपॉन VBE ऑब्लिक VI। VBE कहिए या VI कहिए, या GM इक्वल टू डेल्टा IC बाई VBE, यही तो है। हो गया। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 को अगर देखें तो ये सर्किट हम हटा नहीं रहे कि हो सकता है काम आ जाए। क्वेश्चन नंबर 28 में कह क्या रहा है उसको पहले देखा जाए। कहता है ए ट्रांजिस्टर इज यूज्ड इन कॉमन इमिटर मोड, यही है, इन एन एम्पलीफायर सर्किट व्हेन ए सिग्नल ऑफ 220 मिलीवोल्ट इज एडेड टू द बेस इमिटर, मतलब कि इनपुट वोल्टेज है VBE है, या इसी को VI कह सकते हैं, एंड दिस इज 20 मिलीवोल्ट, ये दिया हुआ है। The base current changes by 20 microampere. This is 20 microampere. And the collector current changes by 2 milliampere. देखिए 100 गुना चेंज हुआ है। बेस करंट में चेंज 20 माइक्रोएम्पेयर किए तो कलेक्टर करंट में 2 मिली एम्पेयर का चेंज हुआ। तो पहला चीज तो अब जो कह रहा, पहले जो पूछ रहा है उसको निकाल ही लेते हैं। बीटा पूछा है, डेल्टा IC बाय डेल्टा IB 2 इंटू 10 टू द पावर -3, 20 इंटू 10 टू द पावर -6, एंड दिस इज 100। दूसरा पूछा है कि इनपुट रेजिस्टेंस क्या है। तो अभी अभी तो हम देखें कि VBE इक्वल टू डेल्टा IB इंटू RBE, इसलिए RBE इनपुट रेजिस्टेंस, दिस इज 20 मिली बाय 20 माइक्रो, एंड दिस इज 10 टू द पावर 3, मतलब 1 किलो ओम। और थर्ड में क्या पूछ रहा है, ट्रांस कंडक्टेंस। ट्रांस कंडक्टेंस क्या है, चेंज इन कलेक्टर करंट पर यूनिट इनपुट वोल्टेज, that is known as trans conductance, and this is delta IC upon VBE। डेल्टा IC है 2 मिली एम्पेयर और VBE है 20 -3 वोल्ट, एंड दिस इज 0.1 ओम -1, क्योंकि कंडक्टेंस है। और D में क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वोल्टेज गेन। तो वोल्टेज गेन तो अभी अभी हम लोग लिखे थे, वोल्टेज गेन इक्वल टू बीटा RL अपॉन RBE। बीटा 100 है, RL लोड रेजिस्टेंस दिया हुआ है 5 किलो ओम, अपॉन RBE ये भी हम निकाल चुके हैं 1 किलो ओम,
and this is answer is 500. This is voltage gain. क्लियर है? ओके, नोट कर लीजिए इसको। हो गया। और जिसका हो गया है वो क्वेश्चन नंबर 29 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 29, और चाहे तो आप खुद आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, और इसी को डायग्राम थोड़ा इसी टाइप का है, थोड़ा सा अंतर है। और यहाँ पर हम ये सिग्नल वाला पार्ट अगर हटा दें तो यही तो सर्किट है, इसीलिए तो बचा के रखे थे इसको। 29 थोड़ा मोरा रेजिस्टेंस थोड़ा ऊपर नीचे है, आप चाहें तो VC को यहाँ दिखा दीजिए, अच्छा लगेगा। यही है। अब ये जो लोड रेजिस्टेंस है वो चीज दिया हुआ है कि लोड रेजिस्टेंस है 800 ओम, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो भी दिया हुआ है। ये जो आउटपुट वोल्टेज है ये भी 0.8 वोल्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। An NPN transistor is connected in common emitter configuration in which the collector supply is 8 वोल्ट। इसका वोल्टेज दिया है 8 वोल्ट। वो तो चलो ठीक है। आगे कह रहा है कि 8 वोल्ट तो ये है, and the voltage drop across load resistance 800 ohm is 0.8 वोल्ट, ये दिया हुआ है। कहता है इफ द करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इज 25,
यहाँ पर बीटा 25 दिया हुआ है। डिटरमाइन कलेक्टर इमीटर वोल्टेज एंड बेस करंट। तो सबसे पहला बात, क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है अलग बात है, इसका रेजिस्टेंस भी पता है और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी पता है। तो हम क्यों ना कलेक्टर करंट निकाल लें। पहला तो देख के यही लग रहा है कि कलेक्टर करंट निकाल लेना चाहिए, तो निकाल लेते हैं यहां से। तो सीधे V नॉट इक्वल टू डेल्टा आई सी इंटू आर एल, इसलिए डेल्टा आई सी V नॉट 0.8 डिवाइडेड बाय 800 एंड दिस इज 1 मिली एम्पेयर, 10⁻³ एम्पेयर, मतलब 1 मिली एम्पेयर। और डेल्टा आई सी निकल गया और बीटा पता है, तो नेचुरल है कि बीटा इज इक्वल टू डेल्टा आई सी बाय डेल्टा आई बी। इसलिए डेल्टा आई बी इक्वल टू डेल्टा आई सी अपॉन बीटा, और 1 मिली एम्पेयर बाय 25 एंड दिस इज 0.04 10⁻⁵, मतलब 40 माइक्रो एम्पेयर। ये हमको निकल गया चेंज इन बेस करंट, मतलब इनपुट करंट हमको मिल गया। अब आगे कहता है कि अगर मान लीजिए इसमें हम किरचॉफ्स लॉ इस लूप में लगाएं, तो आपको ये पता है कि दिस इज बेसिकली VCE। तो यहां पर अगर इसमें लूप लॉ लगाएं किरचॉफ्स का, तो 8 - 0.8 माइनस VCE इक्वल टू 0, इसलिए VCE इक्वल टू 7.2 वोल्ट। ये तो ये डिटरमाइन कलेक्टर इमिटर वोल्टेज वो निकल गया, बेस करंट वो भी निकल गया, इंटरनल रेजिस्टेंस ये RBE दिया हुआ है 200। तो कहता है कि वोल्टेज गेन बताइए। तो वोल्टेज गेन का अगर बात करें, तो वोल्टेज गेन तो अभी देखें बीटा RL अपॉन RBE, और बीटा है 25 RL 800, और RBE ये दिया हुआ है 200 एंड दिस इज 100। वोल्टेज गेन 100 मिल गया। और चौथा पांचवा पूछ रहा है पावर गेन। तो पावर गेन अगर लिखिएगा तो करंट गेन इनटू वोल्टेज गेन, and this is 2500, this is आंसर। आसान है, नोट कर लीजिए।
हो जाएगा तो बता दीजिएगा। संजय, यस सर। टाइम हो रहा है क्या? हाँ सर, 2 मिनट और हैं। अच्छा, हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का, ट्रांजिस्टर एज ए स्विच एंड ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर। और जो नोट कर लिए हैं वो लीव कर सकते हैं। आज का क्वेश्चन है 27, 28, 29। संजय, जी सर।